सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम करे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और इसके अलावा डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है, ताकि डेली बेसिस पे आपके कम से कम जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। आप सभी को पता है इन 10 क्वेश्चन में से जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं, जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक के होते हैं। इसीलिए कई बार आपको सीक्वेंस दी गई कि 1 से लेके 5 तक और फिर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो कई बार स्टार्टिंग में स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, कई बार लास्ट में स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आप सभी को पता है अब एक चेंज भी हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी में भी दिखाए जाते हैं, इंग्लिश में भी दिखाए जाते हैं। जिनको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत होती है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में, कि विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। ये बोल रही है डेटा रिपोजिटरी है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंडर। ये डेटा कलेक्ट करेंगी बहुत सारे एजुकेशनल स्कीम्स के अंडर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर चल रही हैं। और तीसरी इनको मैनेज करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ये अलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमारा ये सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी दे रखा है। विद्या समीक्षा केंद्रों के बारे में हमें कुछ कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत डेटा रिपोजिटरी हैं, ठीक है। ये केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं से डेटा एकत्र करेंगे। इन्हें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित किया जाता है, ठीक है, जो भी है। तो आप यहाँ पे पोज करके अपना आंसर लगा सकते हो, हम देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में कि ये डेटा रिपोजिटरी है नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अंडर। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी बिल्कुल सही है, ये डेटा रिपोजिटरी है इसके अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। और ये सेकंड भी बिल्कुल सही है, ये डेटा कलेक्ट करेंगे बहुत सारी जो एजुकेशनल स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर चल रही है उनमें कौन सी स्कीम चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि मिड डे मील हो गई, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लर्निंग आउटकम हो गए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग हो गई, ठीक है, टेक्स्ट बुक कंटेंट हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों का जो मतलब जो डेटा इकट्ठा करेंगे वो सारे एक ही जगह कर लेंगे, वहाँ उसके लिए बनाए जा रहे हैं विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक है। थर्ड है दी आर मैनेज्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अभी करंटली इनको जो सेंट्रल जो विद्या समीक्षा केंद्र है उसको मैनेज कर रहे हैं अर्नेस्ट एंड यंग, ना कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, अर्नेस्ट एंड यंग, ठीक है। अर्नेस्ट एंड यंग इसको मैनेज कर रहे हैं, और ये एक ओपन सोर्स क्यूब सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करता है, ठीक है, ओपन सोर्स पे ये ऑपरेट करता है। और इसमें डेटा जो है वो मैन्युअली इनपुट किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें कुछ, ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन भी है ये स्टेटमेंट। तो सेकंड वाली तो जो पार्ट है वो तो करेक्ट है, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट इसका रॉन्ग हो जाता है कि इसको मैनेज जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर करता है। नहीं, अभी इसको ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसको वो कर रही है, मैनेज कर रही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो केवल और केवल 2 ही स्टेटमेंट है हमारी, ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे हिंदी में भी वही चीज़ है भाई, कि इसको जो है डेटा रिपोजिटरी है ये राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के तहत, और बहुत सारे जो विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं से डेटा एकत्रित करेंगे, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, अब मेरे को हिंदी में नहीं पता उनको क्या क्या बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स के अकॉर्डिंग ये डेटा वो करते हैं। और थर्ड बोल रहे हैं कि ये 2020 की शिक्षा नीति के साथ तो रेखांकित हैं, लेकिन इनको प्रबंधित जो है ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नहीं करता है, एक अर्नेस्ट एंड यंग ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो ये हाफ स्टेटमेंट है ये रॉन्ग दे रखी है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी रॉन्ग हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें बताना है कौन सी सही है। तो 2 सही दिख रही है आपको और 1 गलत दिख रही है, तो हमें आंसर लगा देंगे बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, कुछ स्टेटमेंट्स हमें कंसिडर करनी है, ठीक है। सबसे पहले है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं जो मिमिक करते हैं जो एंटीबॉडीज़ का बिहेवियर, जो हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है उनको मिमिक करते हैं। दूसरी बोल रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये कुछ एंटीजेंस को टारगेट करने के लिए बनाए जाते हैं। और तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट वायरस के होते हैं जो मेनली ह्यूमंस में डिजीज कोज करते हैं। ऐसे ही हमारा ये हिंदी में भी दे रखा है कि भाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राकृतिक प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के व्यवहार की नकल करते हैं।
दूसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कुछ एंटीजन को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और तीसरा, ग्लाइकोप्रोटीन वायरस के प्रमुख घटकों में से एक है जो मनुष्यों की बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि भाई मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरल प्रोटीन है। पहली चीज़ तो यही गलत है, क्योंकि मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है ना उनको हम बाहर बनाते हैं, ये मैन मेड प्रोटीन है। क्या है ये? लेबोरेटरी मेड प्रोटीन है। ठीक है, ये लैब मेड प्रोटीन्स है, लेबोरेटरी मेड प्रोटीन, मैन मेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी में मेड प्रोटीन्स है, ना कि नेचुरल प्रोटीन। तो पहली स्टेटमेंट तो यहीं पे रॉन्ग हो जाती है कि ये नेचुरल प्रोटीन है। नहीं, ये नेचुरल प्रोटीन नहीं है, ये लैब मेड प्रोटीन है। लेकिन हाँ, ये मिमिक करते हैं बिहेवियर को, जो भी एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यून सिस्टम जो हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है ना, जो काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडी जो काम करती है ना, उनके बिहेवियर को मिमिक करती है हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं ये जो है ये डिज़ाइन की जाती हैं ताकि कुछ एंटीजेंस को टारगेट किया जा सके। बिल्कुल, तभी तो बनाई जाती हैं भाई, ताकि कुछ एंटीजेंस को टारगेट किया जा सके और हमें वो वाली बीमारियाँ ना हो। थर्ड बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन वायरस के ऊपर एक मेजर या वायरस का एक मेजर कंपोनेंट होता है जो डिजीज कोज करता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है, ग्लाइकोप्रोटीन एक मेजर कंपोनेंट होता है वायरस का जो डिजीज कोज करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट, तो आपको दिख रहा है सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है और दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, अब यही सेम हमें हिंदी में दे रखा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राकृतिक नहीं है भाई, ये क्या बोलते हैं उसको? लैब मेड है, लेबोरेटरी में मेड है। अब मैं इसको हिंदी नहीं पता भाई मेरे को इसकी। ठीक है, तो सेकंड ये वाली चीज़ दे रखी है कि ये सही है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के व्यवहार की तो नकल करती हैं, लेकिन ये लैब मेड है, प्राकृतिक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कुछ एंटीजन को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है और ये थर्ड भी सही है। ठीक है, हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपको दिख रहा होगा दो स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें किसके बारे में बताना है? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पे। तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है कि भाई ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है किस पे? क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पे। और दूसरी चीज़ बोल रहे हैं इसका प्राइमरी गोल है कि हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। तीसरे बोल रहे हैं इसमें एक मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक, जिसका एम है कि ग्लोबल रिस्पॉन्स को हम एक्सेस करें, जो भी क्लाइमेट क्राइसिस के लिए होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसको हमें एक्सेस करना है हर 5 साल में। हर 5 साल में ग्लोबली क्या किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने के लिए, वो चीज़ होती है ग्लोबल स्टॉक टेक में। बिल्कुल, ग्लोबली क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? सही है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब एक आप चीज़ देखो ये एक तो पेरिस एग्रीमेंट दिख रहा है आपको दिख रहा है पेरिस एग्रीमेंट है। ये इसकी वो है क्या बोलते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया। ये लीगली बाइंडिंग यूएन ट्रीटी है, किसके अंडर है? UNFCCC के अंडर। ठीक है, UNFCCC के अंडर है ये आपको दिख रहा होगा। कब बनी थी? देखो 190, सबसे पहली चीज़ है इसमें कि 196 जो कंट्रीज़ है ना, जो 196 जो पार्टीज़ हैं वो इसका पार्ट है। ठीक है, 196 कंट्रीज इसका पार्ट है। कब वो अडप्ट हुई थी? ये 2015 में अडप्ट हुई थी। ठीक है, कब अडप्ट हुई थी? 2015 में अडप्ट हुई थी ये। ठीक है, 2015 में अडप्ट हुई थी और फोर्स में कब आई? 2016 में। ठीक है, 2016 में ये फोर्स में आई है। ठीक है, इसके मतलब वही हमने बता दिया, इसका गोल है 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करना, लेकिन ज़्यादा एफर्ट करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम रख दें, 2 डिग्री ना आ जाए, 1.5 डिग्री ही हम रख दें। मेन टारगेट हमारा यही रहता है। ठीक है, तो बस यही था इसमें। ठीक है, कि कब हुआ था, कब साइन हुआ था, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, और एक और चीज़, कब ये बनी थी? COP21 में। ये दिख रहा है ना आपको, COP21 में ये बनी है। यार ये मतलब ये मेरे से वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको COP21 में बनी है। अब 2015 में थी COP21। ठीक है, अब कौन सी COP आ रही है? COP आ रही है COP28। ठीक है, अभी कौन सी आ रही है? COP28 आ रही है। और वो कहाँ पे होएगी? अभी दिसंबर में आएगी COP28 UNFCCC की। और वो कहाँ पे होएगी? UAE में होएगी। ये दिख रहा है आपको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, वहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाली है COP28 UNFCCC की। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड गाइज। ठीक है,
यही यही सेम इसमें दे रखा है, पेरिस समझौते के बारे में बताना है। शायद मैंने दिखाया नहीं कि आपको यार, ओ यार हिंदी में दिखाना भूल गई। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बिल्कुल भाई, ये बाध्यकारी है, मतलब लीगली बाइंडिंग है। इसका प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक सीमित रखना है, ये भी है। और इसमें ग्लोबल स्टॉकटेक जो नामक एक तंत्र शामिल है, जिसका उद्देश्य हर 5 साल में जलवायु संकट पर वैश्विक प्रतिक्रिया का आकलन करना है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही हैं। ठीक है, और मैंने और चीज़ें इसके बारे में क्या बताई हैं। सबसे पहले ये COP21 जो 2015 में हुई थी, वहाँ पे ये बनी थी। ठीक है, पेरिस में। ठीक है, इसलिए इसको पेरिस समझौता भी बोलते हैं, पेरिस एग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे COP21 हुई थी 2015 में। 196 मेंबर कंट्रीज इसके पार्ट हैं। लीगली बाइंडिंग ये ट्रीटी है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ये ट्रीटी है। ये हमने बता दिया क्या क्या इसके टारगेट तो हमने बता ही दिया। ठीक है, ग्लोबल स्टॉकटेक भी इसका एक पार्ट है, ये भी हमने बता दिया। इसके अलावा मैंने बताया उसमें कि अब ये तो COP21 थी, तो अब ये होने वाली है COP28 कब, दिसंबर में, दिसंबर 2023 में, दिसंबर 23 में COP28 होने वाली है। और ये कहाँ पे होएगी, यूएई में होएगी। ठीक है, कहाँ पे होएगी, यूएई में होएगी। और सारी चीज़ें आपको जब होएगी तब पता चल जाएंगी। ठीक है, बस यही मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई थी उसके बारे में। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा था सही कौन सी है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार सॉरी, मैं भूल जाती हूँ आपको दिखाना। ठीक है, मत्स्य 600 क्या, 6000 क्या, सॉरी, मत्स्य 6000 क्या है। और इसमें भी है मत्स्य 6000 क्या है। तो आप सभी को लगाओ इसका निशान क्या हो सकता है। तो ये क्या है, आप सभी को पता है, ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड क्या है, सबमर्सिबल है। क्या है, डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमर्सिबल है, जो हम वाटर के अंडर लेके जाएंगे 6000 मीटर नीचे तक। ठीक है, तो ये सबमर्सिबल है, घरेलू स्तर पर विकसित सबमर्सिबल है ये मत्स्य 6000। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक टाइटन, आपने सुना होगा टाइटन, अभी सबमर्सिबल डूब गई थी। ठीक है, जिसमें बहुत कई सारे आदमी जो थे वो मर भी गए थे। हम भी एक ऐसी सबमर्सिबल बना रहे हैं जिसका नाम है मत्स्य 6000, जो धरती के नीचे तक जाएगी। ठीक है, 6000 मीटर तक नीचे जाएगी। ये किस मिशन के अंडर है, एक हम समुद्रयान मिशन है हमारा। क्या है, समुद्रयान मिशन है, उसके अंडर हम इसको लेके जा रहे हैं। समुद्रयान मिशन क्या है, एक मेगा मिशन है। ये एक मेगा मिशन है जो 2021 में हमने लॉन्च किया था, ताकि हम एक सेल्फ प्रोपेल्ड मैंड सबमर्सिबल, मतलब हम आदमियों को लेके जाएंगे उस सबमर्सिबल के अंदर। कितनों को, 3 आदमियों को लेके जाएंगे 6000 मीटर की डेप्थ पे। और वहाँ पे कुछ मतलब वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम जा रहे हैं। उसका मेन टारगेट ये है, जो आपको दिख रहा है ना, ये उसका मेन टारगेट है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में आ गया है मत्स्य 6000 की। उसका नाम जो हमने रखा ना, जिसमें हम जाएंगे 6000 मीटर नीचे तक, उसका नाम रखा हमने मत्स्य 6000। ठीक है, ये मैंड सबमर्सिबल व्हीकल है। कौन फैसिलिटेट करेगा इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, ये इसकी मतलब जो ये मत्स्य 6000 है, इसकी इंडोरेंस पावर कितनी होगी, 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर्स होगी। और इमरजेंसी में 96 आवर्स तक नीचे रह सकता है, ANI की न्यूज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बस यही मेन चीज़ तो इसमें यही है। ठीक है, इसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन क्या है, याद रखना। इसमें टाइटेनियम का इनक्लोजर हमने लगा रखा है, इसमें टाइटेनियम का हमने इनक्लोजर लगा रखा है। और हमने इसको मतलब थोड़ा सा फ्लोटेशन करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट करे, उसके लिए हमने सिंटैक्टिक फोम का यूज़ किया है। किसका, सिंटैक्टिक फोम का यूज़ किया है। ये एक फ्लोटिंग डिवाइस है जो लोकेशन को वो करने में हेल्प करेगा, ताकि जल्दी से आ जाए। ठीक है, नीड की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो भाई, देखो हमें टाइटन सबमर्सिबल से क्या लेसन लर्न करने चाहिए, वो कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं। सबसे पहले प्रिकॉशंस होने चाहिए हमारे पास, मल्टीपल बैकअप सेफ्टी मेजर होने चाहिए क्रू के लिए, क्योंकि 3 मेंबर जा रहे हैं, उनकी जान चली जाएगी अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है। सेफ्टी सिस्टम रिव्यू बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट डाइव्स होनी चाहिए पहले, एंड डेप्थ लिमिट की। भाई मान लो कि एक टेस्ट डाइव की जाएगी 500 मीटर पहले एक स्टील के सबमर्सिबल के अंदर, क्योंकि हमने तो टाइटेनियम का बनाया है। ठीक है, हमने टाइटेनियम वर्सेस स्टील में, टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग तो है ही, साथ में लाइट भी है स्टील से, ताकि अगर रीसरफेस करना हो तो जल्दी। स्टील और टाइटेनियम के कंपैरिजन में जो टाइटेनियम का जो वो होगा ना, वो जो भी स्फेयर होगा वो जल्दी पहुंचेगा। और चौथी चीज़, जो 5वीं चीज़ जो सेफ्टी के लिए है, वो है स्फेरिकल हल परफेक्शन, मतलब समर्जिबल को परफेक्टली स्फेरिकल बनाया जाएगा, ताकि जो भी
प्रेशर आए वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे स्फेयर पे ओशन की डेप्थ में, ठीक है। तो ये 5 जो लेसन है वो हमने इससे लर्न किए हैं। तो इसी तरीके से जो मत्स्य 6000 है उसको बनाया जाएगा ताकि मिनिमम चीज़ें वो हों, ठीक है। तो हमारा ये हो गया मत्स्य 6000 के बारे में मैंने बता दिया, समुद्रयान मिशन का ये पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम 6000 मीटर नीचे तक जाएंगे पानी में, ओशन की डेप्थ में, और वहाँ पे रिसर्च करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसके बारे में बताना है, हमें बताना है, वन सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में। किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में बोल रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मॉनिटर करेगी, रिकमेंडेशन देगी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। ये G20 ने मतलब G20 की जो लंदन समिट हुई थी उसके बाद ये स्टैब्लिश हुई थी, और किसकी सक्सेसर है ये, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम की ये सक्सेसर है। और फंड इसको कौन करते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका बोर्ड है कहाँ पे, बेसल स्विट्जरलैंड में। ऐसे ही हमें हिंदी में भी सेम दे रखा है, हमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड के बारे में बताना है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड या फिर जो भी है ये FSB याद रख लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना G20 लंदन शिखर सम्मेलन के बाद वित्तीय स्थिरता फोरम के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा होस्ट और वित्त पोषित बोर्ड बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर लेना। तो अब सबसे पहले ये इंटरनेशनल बॉडी है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करती है, ये करती है, बिल्कुल सही बोल रखा है। दूसरी चीज़ G20 लंदन समिट के बाद ही बनी थी, और किसको हटा के बनी थी या किसको रिप्लेस करके बनी थी, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम थी उसको हटा के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनी थी, ठीक है। ये G20 की समिट कब हुई थी, 2009 में हुई थी, 2009 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसके, वही होस्ट और फंड कौन करता है, होस्ट यही तो है, मतलब बेसल स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। बता दिया मैंने कब बनी थी, यही है बस इंटरनेशनल सिस्टम को करने के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, हमें करेक्ट ही बतानी है, तो तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। सेम इसमें भी है भाई कि सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक प्रणाली की निगरानी करता है। G20 के समिट के बाद बनी थी, कब बनी थी, 2009 में ये बनी थी, और इसको होस्ट कौन करता है, BIS, और जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेसल स्विट्जरलैंड में। ये भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमें सही कथन बताना है तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है इसके बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से देखो स्टैटिक के क्वेश्चन आ गए, और अब ये बात है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले है कौन सी कंडीशन फेवरेबल है डेल्टा फॉर्मेशन के लिए, तो बताओ, नो स्ट्रॉन्ग करंट रनिंग एट राइट एंगल टू द रिवर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई डेल्टा फॉर्मेशन के लिए ये कंडीशन तो फेवरेबल है कि भाई स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग करंट क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ है एब्सेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट होगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है नहीं होनी चाहिए। थर्ड बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ लार्ज लेक इन वे ऑफ रिवर, नहीं, लार्ज लेक नहीं होना चाहिए रिवर के वे में, ठीक है, लार्ज लेक नहीं होना चाहिए रिवर के वे में। चौथा है दी कोस्ट शुड बी शेल्टर प्रेफरेबली विदाउट टाइड्स, बिल्कुल जो कोस्ट है वो शेल्टर्ड होना चाहिए, प्रेफरेबल है कि भाई वो बिना उसके होने चाहिए, बिना किसी टाइड की होनी चाहिए। स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। और फिर से मैंने क्या किया है, सेम गलती करी है क्या, कि मैंने आपको हिंदी में नहीं दिखाया, यार मेरे को आदत ही नहीं है। डेल्टा निर्माण के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, कौन कौन से अनुकूल हैं ये बता दो भाई। ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। नदी के मुहाने पर समकोण पर कोई तेज धारा नहीं बह रही हो, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। महाद्वीप शेल्फ का अभाव नहीं वो होना चाहिए। तीसरा, नदी के रास्ते में बड़ी झील की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तट को अधिमानतः ज्वार भाटे की मुक्त रखा जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल इसमें कितनी 2 स्टेटमेंट सही हैं और 2 स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी हैं, रॉन्ग दे रखी हैं। तो आंसर आपका आ ही गया। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है डेल्टा निर्माण के बारे में हमारी 2 स्टेटमेंट, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरोराज के बारे में बताना है, नॉर्दर्न लाइट्स जिसको बोलते हैं, औरोराज के बारे में बताना है। बोल रहे हैं औरोराज ग्लोइंग लाइट्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ये नॉर्मली स्ट्रेटोस्फेयर में ऑब्जर्व की जाती हैं और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के चेंज होने से औरोराज होती हैं। ऐसे ही हमारा इसमें हिंदी में दे रखा है औरोरा या उत्तर रोशनी के बारे में बताना है। ये उत्तर अक्षांश पर चमकने वाली रोशनी है। औरोरा को सामान्यतः समताप मंडल में देखा जा सकता है और वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन से औरोरा उत्पन्न होता है, ठीक है।
तो ये देखो भाई, सबसे पहले है ऑरोरा, ग्लोइंग लाइट्स हैं हाई एल्टीट्यूड पे, सबको पता है ये बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड्स पे ग्लोइंग लाइट्स हैं। देखो इस टाइप की होती हैं, ये दिख रही है हाई एल्टीट्यूड्स पे, ये इस टाइप की, आर्कटिक अंटार्कटिक में इस टाइप की दिखती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ग्लोइंग लाइट्स होती हैं हाई एल्टीट्यूड पे। ये बोल रहे हैं नॉर्मली स्ट्रेटोस्फेयर में इनको ऑब्जर्व किया जाता है, नहीं, इनको मैग्नेटोस्फेयर या एक्सोस्फेयर जिसको बोलते हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जहाँ पे मैग्नेटोस्फेयर मतलब वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ना कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। थर्मोस्फेयर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरी चीज़ बोल रहे हैं टेम्परेचर के चेंज होने से ऑरोराज होती है, नहीं, मैग्नेटोस्फेयर के में मतलब जो सोलर विंड्स जो डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है ना मैग्नेटोस्फेयर में, उसके कारण ऑरोराज होती है, ना कि टेम्परेचर के कारण। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही सेम है भाई कि ये उत्तर अक्षांश में चमकने वाली रोशनी है, सामान्य क्या ये समताप मंडल में देखा जा सकता है, नहीं भाई, इसको एक्सोस्फेयर या थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में इसको देखा जाता है। थर्मोस्फेयर को क्या बोलते हैं, ताप मंडल बोलते हैं क्या, कुछ ऐसे समताप है तो पता नहीं यार, थर्मोस्फेयर में है भाई, देख मेरे को नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते देख लेना, ठीक है। वायुमंडल या तापमान में नहीं, तापमान में परिवर्तन से नहीं, मैग्नेटोस्फेयर में जो सोलर विंड्स होती हैं, अब यार मेरे को हिंदी नहीं आती है यार, तो आप देख लेना, सोलर विंड जो मैग्नेटोस्फेयर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं उसके कारण मेनली ये क्रिएट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। हमें सही बतानी है तो केवल एक सही है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ क्रस्ट के बारे में बताना है। अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं थिनेस्ट है, जितने भी मेजर लेयर अर्थ हैं उनमें से, और ये थिक होती है कॉन्टिनेंट की साइड पे ओशन फ्लोर से, और मैग्नीज और आयरन होते हैं मेनली ओशियनिक क्रस्ट में, ठीक है। दूसरी चीज़ यही इसी में ये सेम चीज़ें दे रखी हैं। पृथ्वी की परत, पृथ्वी की सभी प्रमुख परतों में से सबसे पतली है, ठीक है, पृथ्वी की जो परत है। महासागर तल की तुलना में महाद्वीप पर परत अधिक मोटी होती है, और समुद्री परत में मुख्य रूप से मैग्नीज और लोहा होता है। तो भाई ये देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे आपने एनसीईआरटी में कोई डायग्राम देखा होगा, ठीक है। ये ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे क्या कॉन्टिनेंटल वो है, ठीक है। ये मान लो क्रस्ट है ऊपर वाली, ठीक है, ये टोटल क्रस्ट है। और मैंने यहाँ पे बताया था ये सीमा से बनी होती है और ये सियाल से बनी होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अर्थ क्रस्ट थिनेस्ट होती है, ये देखो ये और सारी लेयर्स मोटी मोटी होती है, जो नीचे होती है ना कोर मेंटल जो क्रस्ट होती है, ये क्रस्ट सबसे थिनेस्ट होती है, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं क्रस्ट इज थिकर ऑन द कॉन्टिनेंट, देखो ये है कॉन्टिनेंट, ये है कॉन्टिनेंट और ये है ओशन, ये इधर ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है, आप सभी को दिख रहा है कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा थिक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो क्रस्ट होती है वो कॉन्टिनेंट पे थिक होती है देन ओशनिक फ्लोर पे, बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ, देखो अब ये बोल रहे हैं ओशियनिक जो क्रस्ट है वो मेनली मैग्नीज और आयरन से बनी होती है। अभी मैंने बताया ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, किससे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, ना कि इससे क्या बोलते हैं आयरन और मैग्नीशियम से। और जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये आ जाए तो ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मेनली बनी होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग दे रखी है, तो पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें बताने करेक्ट, तो दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट दे रखी है, ठीक है। इसी तरीके से सेम है भाई, पृथ्वी की ये सबसे पतली परतों में से है, और महासागर तल की तुलना में महाद्वीप परत अधिक मोटी होती है, बिल्कुल भाई महाद्वीप परत अधिक मोटी होती है। और प्रमुख बोल रही है मैग्नीज और लोहा होता है, नहीं भाई सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं, जो समुद्री परत होती है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा होते हैं, और जो हमारी दूसरी होती है ना ये महाद्वीपीय परत, ठीक है, महाद्वीपीय परत में क्या होते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान रखना इसको। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ही बतानी है, तो केवल दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। अरे यार बोल रहे हैं हॉट स्पॉट्स अर्थ के अंदर हेल्प करते हैं जियोथर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, तो ये हॉट स्पॉट हैं क्या, हॉट स्पॉट की डेफिनेशन बताने, इसीलिए इसमें भी है हॉट स्पॉट किसको बोलते हैं, हॉट स्पॉट भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद करते हैं। तो ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से ढूंढो भाई कि किसको बोलते हैं, वीडियो पोस्ट कर लो और देखो, ठीक है। तो हॉट स्पॉट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ये रीजन्स होते हैं क्रस्ट के अंदर जहाँ पे होल्ट मोल्टन रॉक्स ट्रैप होती हैं, या ये भूपर्वतीय कवाय क्षेत्र है जहाँ गर्म पिघली हुई चट्टानें फंसी होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट, कुछ नहीं था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्या है हमारा, हमें बताना है कि डेजर्ट्स के बारे में। जितने बोल रहे हैं जितने भी वर्ल्ड के डेजर्ट्स हैं वो 30 से 45 डिग्री के बीच में, मतलब लैटिट्यूड के बीच में, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर में कन्फाइंड होते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट है ट्रेड विंड जो बेल्ट होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में, डेजर्ट वहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या होती है, ऑफशोर होती है। इसके बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऐसे ही हमें सेकंड हिंदी में दे रखा है कि भाई विश्व के लगभग सभी रेगिस्तान भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 से 45 डिग्री अक्षांश के भीतर ही सीमित हैं। और दूसरा, रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम भागों में व्यापारिक पवन बेल्ट में स्थित हैं, जहां व्यापारिक पवनें तट से दूर होती हैं। तो लगाना भी इसका आंसर आप खुद, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी वर्ल्ड के डेजर्ट हैं वो कहाँ पे कन्फाइंड है, 15 से 30 डिग्री जो पैरेलल है ना लैटिट्यूड, नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ इक्वेटर, वहाँ पे कन्फाइंड है, ना कि 30 से 45 में। 15 से 30 डिग्री में कन्फाइंड है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। दूसरी चीज़, डेजर्ट जो है वो ट्रेड विंड बेल्ट में लाई करते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ऑफशोर होती हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो पहली वाली गलत है, ठीक है, तो गलत बतानी थी। इसमें देखो ये निशान हमेशा लगाना, हमेशा। पूछा क्या है, सही पूछा है कि गलत पूछा है, ठीक है, ये निशान आप हमेशा लगाना। ऐसे ही हमें हिंदी में भी दे रखा है, बोल रहे हैं कि विश्व के लगभग सभी रेगिस्तान भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 15 से 30 डिग्री के अक्षांश के बीच में होते हैं, याद रखना, ये 30 से 45 नहीं है। और दूसरा, रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम भागों में व्यापारिक पवन बेल्ट में स्थित हैं, जहां व्यापारिक जो पवने तट से दूर होते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि वो क्या होते हैं, जो पानी या मॉइस्चर को नहीं वहाँ तक ले जा पाती हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताना है कौन सी गलत है। देखो यहाँ पे सही नहीं पूछा, गलत पूछा, तो गलत तो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और भाई मेरे को उतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, तो उस चीज़ पे जज मत करना कि मैं बस हिंदी दिखाने के लिए और बस उसका आंसर लगा दूंगी, आप बस पढ़ लेना इसको, ठीक है। शायद आपको जो मैं बोल रही होंगी वो समझ में भी आ रही होंगी, इतनी तो इंग्लिश आपको आनी भी चाहिए ना, सीजेड भी पास करना है। तो बस मैं यही बोलूँगी आपको कि डेली बेसिस पे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में कहीं कहीं शेयर करो। हाँ, और एक और चीज़, कल मैंने शायद धोखे से एक चीज़ गलत आपको बता दी थी। रेड सी का एक क्वेश्चन, कल 2 क्वेश्चन रेड सी के आए थे, और उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई कि एक स्टेटमेंट हमें दे रखी थी कि नॉर्थ में सिनाई पेनिनसुला है, और सिनाई पेनिनसुला याद रखना नॉर्थ में ही है, ठीक है। मैंने शायद उसको साउथ में बता दिया कहीं, ठीक है, पता नहीं कहाँ सो रही थी मैं। तो यहाँ पे ये मान लो कि इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ पे इजराइल है, और उसके बीच में है हमारा सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। इसके इधर पे गल्फ ऑफ एक्वाबा है, इसके इधर पे गल्फ ऑफ स्वेज है, और बीच में सिनाई पेनिनसुला। तो याद रखना ये सारे नॉर्थ में ही है, साउथ में नहीं है कोई। साउथ में शायद मैं सोच रही थी उस टाइम पे गल्फ, ये क्या बोलते हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में मैं कुछ सोच रही थी, तो इसलिए शायद मैंने उसको रॉन्ग बता दिया। तो सॉरी फॉर दैट। जिसने भी इतने अच्छे से देखा, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।